टाइम इनवर्स जो क्या बन जाएगी बोलो, जो बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली जो अपने पास L by R है उसके डायमेंशन किसके होते हैं बोलो, टाइम के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R by L के क्या बन जाएंगे बोलो, इसके उल्टे के टाइम इनवर्स के बन जाएंगे। और तीसरी बात कहूंगी 1/√LC की तो मैंने बताया था किसके होते हैं बोलो, फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो सिर्फ कौन बच गया, RCL बच गया। RCL के डायमेंशन बेटा फ्रीक्वेंसी के बराबर के नहीं होते हैं। ऑलराइट, yeah, so the crash course for NEET and JEE will begin very soon after your board examinations. This is the end of this chapter. Let us move to the next one. New volume. Okay. But wait a second, let me go to the original file. Files, new volume, board MCQs. Let us move on to electromagnetic waves now. Here I have electromagnetic waves. Okay. By the time it processes, let me take some water. Alright guys, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या बातें आपके ध्यान में आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली। पहला ही क्वेश्चन इसने बहुत अच्छा पूछ लिया हमसे, अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। देखो बेटा ये क्वेश्चन इतनी सारी हमारे पास उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है चीजें हैं, तो एक बार हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कर लेंगे तो हमसे किसी के भी बारे में बात करेगा तो हम बात कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं कि किसकी ज्यादा होती है। गामा रेज को सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है यूवी रेज, फिर आती है विजिबल, फिर आती है IR रेडिएशन इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है रेडियो वेव्स। आपने ध्यान रखना कि इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी घट रही होती है और इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स रिलेशन में होते हैं बेटा। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, एक्स रेज की उसके बाद, यूवी रेज की उसके बाद, विजिबल की उसके बाद, IR की उसके बाद, माइक्रोवेव्स की उसके बाद और रेडियो वेव्स की उसके बाद। ध्यान ये भी रखना है कि विजिबल में 7 रंग फर्दर होते हैं, विब ग्योर, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट होती है। इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और इधर जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इसकी वेवलेंथ होती है अपने पास 3900 एंगस्ट्रम और इसकी वेवलेंथ होती है बेटा अपने पास 7800 एंगस्ट्रम। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। ऑलराइट, तो देखिए अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ घटनी चाहिए। मतलब वेवलेंथ क्यों होनी चाहिए बेटा, घटनी चाहिए। मतलब मुझे यहां से यहां जाना है, पहले ये लिखनी है फिर ये फिर ये। देखते हैं कौन कौन सी दी है इसने। गामा रेज की सबसे ज्यादा होती है भाई, तो नंबर 1 पे तो ये आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को, राइट। फिर रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है तो लास्ट नंबर पे ही आ जाएगा, ये लास्ट कौन सा 5 ना, हाँ नंबर 5 पे ही आ जाएगा। लग गया पता हमारे को। अब बीच की कहानी देखते हैं। देखो इसने बोला मुझसे बीच में कि IR रेड लाइट येलो लाइट, कितना कंफ्यूज कर रहा है देखो ध्यान से। एक तो IR बोल रहा है, फिर विजिबल नहीं बोल रहा है, विजिबल को फर्दर ब्रेक करके बोल रहा है रेड और येलो। तो भाई एक बात तो तय है कि इंफ्रारेड की विजिबल से कम होती है वेवलेंथ की ज्यादा होती है, बताओ कम होती है। तो इंफ्रारेड जो है 4 नंबर पे आ जाएगा भाई, राइट। अब 3 और 2 नंबर डिसाइड करना है मुझे।
अब विजिबल की इससे तो वेवलेंथ कम ही होती है, किससे बोलो, हमारे पास IR से, लेकिन विजिबल के अंदर ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बोलो, रेड की होती है, और कम किसकी होती है बोलो, येलो की होती है। इसका मतलब है मुझे जाना है ज्यादा से कम की तरफ। वेवलेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर, वेवलेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ पहले, है ना, मैंने उल्टा तो नहीं किया कहीं। अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। डिसेंडिंग कहा है बेटा, लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन, मुझे लगता है मैंने उल्टा कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिसेंडिंग का मतलब है कि वेवलेंथ पहले लिखनी है आपको हाईएस्ट, फिर लिखनी है आपको लीस्ट, तो E अपने पास पहले आ जाएगा, पहले नंबर पे E आएगा, और ये अपने पास लास्ट नंबर पे आएगा 5। वैसे तो इसका आंसर मिलेगी आपको, E सबसे पहले और A सबसे लास्ट में। अच्छा अब देखो B और C में ऐसा है, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब B और C में फाइट है हमारे पास, राइट। देखो बेटा क्या करना है हमने, अब देखना है मुझे कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ इसकी होती है, फिर वेवलेंथ इसकी होती है, फिर वेवलेंथ IR की आती है, तो इसका मतलब IR आया तो इसका मतलब B आएगा पहले, तो ये सेकंड नंबर पे ये आ गया। तो आंसर क्या बन गया बोलो, ये E है, फिर A अपने पास B है, और A लास्ट में, E है फिर B है और A लास्ट में। वैसे तो आंसर ये बन गया अपने पास, ठीक है ना। ऐसे भी थोड़ा तरीका लगाना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अगर आपको पूरा ही स्टडी करना है इस क्वेश्चन को, तो फिर भी देखो कि इंफ्रारेड के बाद अपने पास कौन सी आती है बोलो, विजिबल आती है। विजिबल में ज्यादा किसकी होती है, रेड की होती है, तो रेड की ज्यादा, तो इसका मतलब रेड किस पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। फिर अपने पास येलो की होती है, येलो किस पे आएगा बोलो, येलो आएगा 4 नंबर पे। फिर अपने पास 5 में, तो हमारे से है ही मेरे पास, तो बोलो क्या आंसर बना मेरे पास बेटा, E B C D A, तो दिस इज द C ऑप्शन व्हिच वी कैन सी हियर। तो आपको ये आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ सकता है, वेवलेंथ के बारे में पूछ सकता है, ऑलराइट। तो ये आपको देखना पड़ता है कि किसके बारे में बात कर रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। असेंडिंग पूछता तो ये क्वेश्चन उल्टा जाता है, ये मतलब A D C B E, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ ये स्पेक्ट्रम याद करके आप इस तरह के सभी क्वेश्चंस के बारे में बात कर पाओगे बेटा। एक बार इस पे नजर मारिए आप लोग। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। Okay जी, what is the charging current for a capacitor is 0.25 ampere, what is the displacement? देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये पढ़ते हैं कि भाई जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होती है, ये मैंने एक DC यहाँ पे लगा दिया, प्लस माइनस DC लगाया, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, करंट जो है ये कंडक्शन करंट होता है, ये बढ़ रहा है, ऑलराइट। अंदर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार अंदर बढ़ रही होती है, ओके। तो अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होती है, वो होती है एप्सिलॉन नॉट d by dt ऑफ phi e, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आती है और वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से आती है बेटा। तो इस करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चे। और हमने ये बात पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट न्यूमेरिकली बेटा क्या होती हैं, बराबर होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी कंडक्शन करंट है उतनी ही बोलो क्या होनी चाहिए हमारे पास बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होनी चाहिए। तो आंसर इज 0.25 एम्पियर ओनली। चलिए जी, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? देखो बेटा ध्यान देना आपने, एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये E अपना बाय B भी होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज डिवाइड करें तब भी मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यूज डिवाइड करें तब भी मिल जाएगी, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन। मतलब तो ये भी आंसर बना, ये भी आंसर बना, ये भी आंसर बना, तो यही आंसर बन गया। इसका मतलब ये तीनों ही है इसमें, तो आवर आंसर बिकम्स ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहां पे आपको ये कहां फंसा सकता है?
ये आपसे किसी मीडियम में पूछ सकता है बेटा, ही कैन आस्क द स्पीड इन सर्टेन मीडियम, और किसी मीडियम में बोलो v कितना बन जाएगा 1 अपॉन म्यू r बन जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन, सॉरी म्यू r नहीं म्यू एप्सिलॉन, राइट। तो c बाई v जब करेंगे आप लोग, राइट, तो कितना बनेगा बोलो मेरे पास 1 अपॉन under the root of mu naught epsilon naught into mu epsilon under root. What is mu by mu naught? It is mu r. What is epsilon by epsilon naught? It is epsilon r. So this again becomes the formula that c by v is equal to mu r epsilon naught. Epsilon r तो v निकाल सकते हैं यहाँ से c divided by mu r एप्सिलॉन r। तो किसी मीडियम में अगर आपने स्पीड निकालनी है उसका फॉर्मूला ये बनता है कि आपको रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको वैक्यूम में पता ही होती कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक अनदर फॉर्मूला व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। तो प्लीज इसको देख लीजिए आप एक बार। जहां मैं जल्दी इसको मोड़ दे रहा हूं ना बेटा अगले पेज के ऊपर, तो वहां आप समझिए आपने पॉज करना है और पॉज करके एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखना है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं बोर्ड में, फाइनल बता दूं आपको मैं। अच्छा देखिए जी, अगला सवाल क्या है, व्हाई आर माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रडार। देखो जी, अब आप अपना स्पेक्ट्रम याद करो, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। माइक्रोवेव की बात कर रहा है और रेडियो वेव से कंपेयर कर रहा है, राइट। माइक्रोवेव की बात कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है बोलिए, ही इज कंपेयरिंग इट विद द रेडियो वेव। तो देखिए जी, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव से क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज इस तरफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता लग गई अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो रेडियो वेव से क्या होती है, ज्यादा होती है। या कह लीजिए माइक्रोवेव की वेवलेंथ जो है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है, किससे बोलो, रेडियो वेव से। तो इसने क्या आंसर दिया मुझे, their wavelength is less than that of the radio waves। बिल्कुल ठीक है, रेडियो वेव से कम होती है वेवलेंथ, किसकी बोलो, माइक्रोवेव की। their frequency is more than that of the radio wave, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑलराइट, देख रहे हैं दोनों ऑप्शन सही आ गए वाले, कौन दोनों बोलो, वेवलेंथ जो है वो लेस होती है रेडियो वेव से, बिल्कुल ठीक है। इधर को फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इधर को वेवलेंथ क्या हो रही है, इधर को बोलिए, इधर को वेवलेंथ क्या हो रही है बोलो, इंक्रीज हो रही है। तो भाई वेवलेंथ माइक्रोवेव की कम है, किससे कम है बच्चा, रेडियो वेव से कम है, ऑलराइट। तो their wavelength is less than that of the radio waves, their frequency is more than that of the radio wave। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट ही होगा। तो क्या आंसर बना बेटा, all of these they travel in line of sight manner, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, एक लाइन ऑफ साइट पे मूव करती है। तो इसका मतलब आंसर बिकम्स डी ऑप्शन। ऑलराइट, our next question is velocity of electromagnetic wave is parallel to। देखिए बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वेरी करती हैं और दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आल्सो, ऑलराइट। तो अगर ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का वो है, और इस तरफ को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है बेटा इस तरफ को अपने पास। तो आप देखें B एक्चुअली कहां को होगा, बाहर को होगा ना, B कहां को, बाहर को होगा। जब आप E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करते हैं तो क्या मिलती है आपको बेटा, डायरेक्शन ऑफ propagation। So what does our answer become? It is E vector cross B vector. It gives the direction of propagation of the electromagnetic wave। तो भाई जो direction of propagation है वही तो velocity की direction है। तो velocity of electromagnetic wave is parallel to what? Tell me. It is parallel to E vector cross B vector. Okay? All right.
सवाल है which of the following are not the electromagnetic waves? देखिए बेटा, beta rays are not the electromagnetic wave. Cosmic is a part of spectrum, gamma is a part of spectrum, X-ray is a part of spectrum. लेकिन इसका आंसर इन तीनों में से कोई नॉट पूछा गया है, तो नॉट का मतलब क्या हुआ? बीटा रेस। बीटा रेस क्या है? बीटा रेस दो तरह की होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन -1 E0 और एक होता है पॉजिट्रॉन एमिशन, एक होता है पॉजिट्रॉन, वो होता है +1 E0। ये पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये या तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है या ये पॉजिट्रॉन की स्ट्रीम है, इसका कोई भी लेना देना हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं है। कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम जानते हैं पहले से। तो इसने इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। ऑलराइट, तो बीटा का हमें पता ही है कि इट इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई होप थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है, बाकी फास्ट थोड़ा करना ही पड़ेगा, आई वांट टू सेव योर टाइम, इसलिए हल्का सा फास्ट जाना पड़ेगा बेटा, है ना। Which of the following are most penetrating rays, radiations? Gamma radiation highest frequency, इसका मतलब है highest penetration, highest frequency मतलब highest energy, energy होगी तो penetration क्या होगा बेटा? अच्छा होगा। इसका मतलब which are the highest penetrating rays? They are the gamma radiations. Next question. The electromagnetic waves used in the telecommunication are of course the microwaves, ठीक है? Just knowledge based question है। माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के लिए। Which of the following has the highest frequency? बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया ना, ये देखो बोलो किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? गामा रेज की। अब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया, गामा आई, एक्स आई, यूवी आई, विजिबल आई, इंफ्रारेड आई, माइक्रोवेव आई, रेडियो वेव आई। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है हमारे पास? हाईएस्ट है। The ratio of the speed of X-rays to gamma rays, अरे दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी क्या है? EM वेव, ये भी क्या है? EM वेव, ये भी EM वेव है, ये भी क्या है? EM वेव है, और इसकी स्पीड भी क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड भी क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये C1 है, ये C2 है, इनका रेशियो जो है वो 1:1 बन जाएगा, बिकॉज दोनों की स्पीड क्या होती है? बराबर होती है। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, बोथ विल हैव इक्वल स्पीड इन वैक्यूम। ओके, ऑलराइट गाइस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, जो मैं एक बात बताई थी, अगर आप समझेंगे ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन, याद करो, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आगे बोलो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। यही तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं अभी इसमें। तो बताइए ये इंफ्रारेड जो है किस किस के बीच में फंसा हुआ है? विजिबल और माइक्रोवेव के बीच में फंसा हुआ है। तो रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव के बीच में नहीं है। नहीं, अब मुझे कौन सा पूछा इसका मुझसे? हाँ, आईआर पूछा है। माइक्रोवेव एंड विजिबल, अरे आगे ऑप्शन ये देखिए आपके सामने, दिस इज द आंसर। माइक्रोवेव और विजिबल के बीच में लाई कर रहा है आईआर। आपको विजिबल पूछ सकते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है, तो यूवी और आईआर के बीच में। आपको यूवी पूछ सकते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब एक्स और विजिबल के बीच में। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करके दे सकते हैं, जिसका मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR radiations which are infrared, then microwaves and then radio waves beta. Okay? Okay जी, electromagnetic waves are produced by, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, accelerating charge particles। देखिए बेटा, एक चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है स्टेडी। एक चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन दोनों स्टेडी होती हैं, टाइम वेरिंग नहीं होती हैं। लेकिन जब हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
Alright, so electromagnetic waves can be produced by an accelerating charge particle as well as a deaccelerating charge particle. Speed घटनी बढ़नी चाहिए. तो आंसर है static charges, chargeless particle. None of these accelerating charge. Our obvious option is accelerating charge. Alright, the next question is the dimensions of E by B are same as that of what? Tell me. बताया थोड़े पहले आप लोगों को बताओ क्या होगा इसका आंसर? Velocity. E by B हो, चाहे E naught by B naught हो, चाहे 1 upon mu naught epsilon naught हो, इन सब के डायमेंशंस क्या होते हैं? LT minus 1 जो किसके होते हैं बेटा? वेलोसिटी के होते हैं. ओके? The relative velocity of light in vacuum is. The relative velocity of light in vacuum is. This is 1 upon under the root of mu naught epsilon naught. Vacuum में light की velocity पूछिए, that is it. All right. Once again, the crash course announcement page. Now let us move on to the optics beta. Where is the optics? Here it is. Okay guys, पहला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का. Why can light travel in vacuum whereas sound cannot? देखिए भाई, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती फ्लो करने के लिए, राइट? बट साउंड एक मैकेनिकल वेव है विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. ओके, तो भाई आंसर में क्या क्या है देखो. लाइट इज एन ईएम वेव, बिल्कुल ठीक है. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, फिर बोथ ए एंड बी भी है, तो ये बोथ ए एंड बी, बिकॉज साउंड मैकेनिकल वेव है और लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है. नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं. ओके, तो हम सीधा कह सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इसलिए लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता.